कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट के ऊपर। हम क्या कर रहे थे, चैप्टर नंबर 1 जो 11th क्लास की बिजनेस स्टडीज है उसका चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड कंसेप्ट ऑफ बिजनेस का जो चैप्टर है उसे हम कर रहे थे, जिसका आज सेशन जो है वो थर्ड सेशन में हम आ चुके हैं और आज हम चैप्टर को भी क्या करने वाले हैं, एंड करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने जो पिछला जो सेशन रही है सेशन 1 और 2 को आपने पढ़ लिया होगा, और साथ ही साथ एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो ये नोट्स है, ये आपको नोट्स जो होंगे इसका लिंक जो होगा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम पर जाकर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी स्टडी को कैरी ऑन कर सकते हैं। जो नोट्स है वो एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड है, सारे एनसीईआरटी का जो डेटा है वही उठाया गया है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं हमारे अगला जो सेशन है, सेशन 3 चैप्टर 1 के ऊपर शुरुआत करते हैं। कल हमने कहाँ तक रीड किया था? कल हम ऑब्जेक्टिव को शुरू करने वाले थे, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ने वाले थे। इंडस्ट्री के बारे में हमने पढ़ा, ट्रेड के बारे में पढ़ा, ऑक्सिलरी ऑफ द ट्रेड के बारे में हमने पढ़ा, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउस, इन चीज़ों के बारे में कल हमने पढ़ा था। आज हम बात करने वाले ऑब्जेक्टिव के बारे में। अब यह बात करते हैं ऑब्जेक्टिव के बारे में, समझते हैं इस चीज़ को। अब ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है, सबसे पहले मतलब समझते हैं ऑब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव का मतलब है आपका उद्देश्य, आपका मोटिव क्या है। अब मान लीजिए आप स्टडी कर रहे हैं तो आप कुछ ना कुछ करने के लिए कर रहे हैं, या तो आप अपना बिजनेस ओपन करने वाले हैं, वहां से मनी अर्न करना चाहते हैं, या आप कोई जॉब करना चाहते हैं, वहां से आपको मनी अर्न करनी है, या एक्सेट्रा कोई और चीज़ें है। मान लीजिए आपने एनजीओ चलाना है और चलाना है, या एक्सेट्रा जितनी भी चीज़ें हैं, स्पोर्ट के अंदर जाना है और जाना है। तो कहने का मतलब है कि आप स्टडी कर रहे हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ आपका मोटिव तो होगा, बिल्कुल। तो उसी उसी तरीके से अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस करने के पीछे भी आपका क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। तो ऑब्जेक्टिव सबसे पहले अगर हम बात करें तो बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव रहेगा सिर्फ एक रहता है, वो कहता है कि हमें प्रॉफिट कमाना है। हमने बिजनेस से पूछा कि बता भाई तेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, तो उसने हमें बताया कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, सिर्फ प्रॉफिट कमाना है। हमने कहा कि ठीक है, प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट इज क्या है, नेसेसरी है आपके लिए, 100% जरूरी है। लेकिन क्या हुआ, समय के हिसाब से, टाइम के अकॉर्डिंग आपको इसके अलावा जो है एक्टिविटीज है वो भी आपको देखना पड़ेगा, उनके प्रति भी आपकी अकाउंटेबिलिटी रहती है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको खाली बिजनेस में पैसा प्रॉफिट कमाना ही नहीं रहेगा मोटिव, आपको एसेक्ट्रा उसके अलावा एसेक्ट्रा जो एक्टिविटी होंगी जो हम पढ़ेंगे उसके ऊपर भी आपको काम करना पड़ेगा, उन चीज़ों के प्रति भी आपकी अकाउंटेबिलिटी रहेगी। तो हम देखिए पढ़ते हैं इस चीज़ को, देखना ऑब्जेक्टिव क्या बोलता है। ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, सिर्फ सोल हमारा प्रॉफिट ही रहता है बेसिकली। इसे बोला कि ऑब्जेक्टिव रेफर टू ऑल दैट द बिजनेस पीपल वांट टू गेट इन रिटर्न फॉर व्हाट दे डू। जो कर रहे हैं उसके बदले में रिटर्न कमाना चाहते हैं, बिल्कुल। अगर मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए लगाया है, अगर 10,000 कमाते हैं तो वो 10% की आपका रिटर्न है। तो इसलिए बोलते हैं कि इट इज जनरली बिलीव दैट बिजनेस एक्टिविटीज कैरिड आउट ओनली फॉर प्रॉफिट, इसलिए प्रॉफिट के लिए ही की जाती है। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं आपने पढ़ा भी हुआ है। प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसे होती है, आपका रेवेन्यू जो आपका सेल होता है जिसे हम रेवेन्यू कहते हैं। रेवेन्यू टर्म एक बड़ी टर्म हो जाती है जिसके अंदर आपकी अदर इनकम जो होती है वो भी इंक्लूड हो जाती है, और उसमें से लेस कर देते हैं कॉस्ट को। उसके बाद हमारा क्या आता है, प्रॉफिट हमको देखने को मिलता है। अब हमने कहा था ठीक है आपका प्रॉफिट मोटिव है, इसने बोला कि ओनली प्रॉफिट, यहाँ वर्ड लिखा ओनली प्रॉफिट। लेकिन कुछ एक आपके और ऑब्जेक्टिव भी रहते हैं, जैसे अब हम पढ़ने वाले। देखिए सबसे पहले इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ये बिजनेस से रिलेटेड हो जाएंगे, बिजनेस रिलेटेड ही हो जाएंगे कि बिजनेस को चलाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, बिजनेस रिलेटेड हो जाएंगे। और उसके अलावा सोशल ऑब्जेक्टिव ये सोसाइटी से रिलेटेड हो जाएंगे, सोसाइटी रिलेटेड हो जाएंगे, सोसाइटी के रिलेटेड। और ह्यूमन का यहाँ पर आपको वर्कर्स के लिए आपके जो एम्प्लॉयज होंगे उनके लिए आपको देखना पड़ेगा। अब सबसे पहले हम बात करें इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव की, तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में क्या रहेगा, सबसे पहले आपका बिजनेस का ऑब्जेक्टिव रहता है प्रॉफिट कमाना, बिल्कुल। अब चीजें को क्या करना, आपको कनेक्ट करना है कि आप अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, यानी कि इकोनॉमिक का मतलब यहाँ पे मनी से है कि क्या क्या आप चुनेंगे। वहां पर प्रॉफिट अर्निंग है, बिल्कुल ये इकोनॉमिकल है क्योंकि यहाँ पर पैसा आ जाता है, इसलिए प्रॉफिट अर्निंग हो गया। आपको क्या करना है, क्रिएशन ऑफ द कस्टमर। अब कस्टमर बनाने हैं, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आपके 2020 के अंदर
आपके 20 कस्टमर थे, तो 20 कस्टमर थे। अब 2021 के अंदर आपने क्या टारगेट बनाया कि 24 कस्टमर आपको करने हैं। अगर मान लीजिए एक कस्टमर आपको 10 रुपीज दे रहा है, यानी कि 200 आप कमा रहे थे बिल्कुल 2020 में, तो अब 24 कस्टमर के साथ क्या होगा, आप कितने कमाएंगे 240, यानी कि आपको 40 रुपीज का क्या होने वाला है, बेनिफिट होने वाला है 40 रुपीज का। तो इसलिए क्या होता है कि क्रिएशन ऑफ कस्टमर भी क्या रहता है, आपका बिजनेस का ऑब्जेक्टिव रहेगा, क्योंकि जितने ज्यादा आप कस्टमर को आप जोड़ेंगे अपने बिजनेस के साथ, उतना ही ज्यादा आपको प्रॉफिट अर्न करने जा रहे हैं। जितना जितना आप कस्टमर जोड़ेंगे, एक जोड़ेंगे, दो जोड़ेंगे, तीन जोड़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट क्या होगा, मल्टीपल होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद रेगुलर इनोवेशन, इनोवेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। इनोवेशन कि आपको मार्केट की नीड के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि मार्केट में क्या चाहिए। अगर मान लीजिए मार्केट में फॉर एग्जांपल के तौर पे, अब पहले क्या होता था कि जो पुराने समय में हाथ से झुलाने वाले पंखे हुआ करते थे, जब लाइट चली जाती थी तो इनका यूज किया जाता था। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल के तौर पे एक शॉपकीपर इनको लेकर बैठ जाए कि हाँ जी मुझे बेचना है, बेचना है, बेचना है, इनको बेचना है, लेकिन अब उसका क्या होगा, महीने बीत जाएंगे लेकिन वो नहीं बिकेगा, बिकेगा तो एक या दो बिकेंगे। क्यों? क्योंकि अब इस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमको कुछ इनोवेटिव चाहिए। तो बिजनेस जो होगा वो इनोवेशन की तरफ जरूर जाकर देखते हैं कि इनोवेशन के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। जो मार्केट में डिमांड है, मार्केट में अगर एसी की डिमांड है तो हमको एसी लाना पड़ेगा, या मार्केट में अगर फैन की डिमांड है तो फैन लाना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग हमको चलना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट बोलता है बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ द रिसोर्सेज। आपका ऑब्जेक्टिव ये भी रहेगा इकोनॉमी के अंदर कि आपको अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल सही तरीके से करना है। कैसे? अगर आप मान लीजिए कोई प्रोडक्ट लेकर आते हैं, रॉ मटेरियल लेकर आते हैं, अगर 1 किलो मटेरियल के अंदर वो 500 ग्राम ही बनता है मान लीजिए, इसका मतलब 500 ग्राम वेस्टेज होती है, और आप उसको 600 आप उसकी जो प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है उसको 60% तक कर सकते हैं, यानी 1 किलोग्राम में 600 ग्राम आप बना सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आप 100 जो ग्राम आपका वेस्ट हो रहा था उसको आपने अवॉइड किया, उसकी वजह से आपकी कॉस्ट कम आने वाली है, उससे प्रॉफिट बढ़ेगा। तो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव ये भी रहेगा कि आपके जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज में खाली रॉ मटेरियल नहीं होता, आपकी लेबर भी होती है, आपकी मनी भी होती है, आपकी तरह तरह की एक्टिविटीज जो आपके प्रोडक्ट को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए बनती है, वो सभी आ जाते हैं आपके रिसोर्सेज। तो उनका बेस्ट पॉसिबल वे में इस्तेमाल आपको करना है। तो प्रॉफिट अर्निंग आपका रहेगा, मैं हाईलाइट कर देता हूं इनको, देखना प्रॉफिट अर्निंग रहेगा बिल्कुल, क्रिएशन ऑफ द कस्टमर रहेगा, ये जनरल आपको समझने के लिए है। रेगुलर इनोवेशन आ जाएगा। अच्छा, बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ द रिसोर्सेज आपको देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम चले तो नेक्स्ट बोलते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे सोसाइटी के लिए? अब आप खुद ही बता सकते हैं इसको देखकर कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। देखिए, अब अगर आपको मार्केट के अंदर काम करना है, अगर आपको मार्केट के अकॉर्डिंग चलना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपको मार्केट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मार्केट में क्या रहेगा सोसाइटी के अंदर? देखिए, सोसाइटी के अंदर आप क्या देखेंगे कि आपकी ऑब्जेक्टिव रहेगा कि आपको क्या करना है, सप्लाई करना है क्वालिटी ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज। देखिए, कोई भी कस्टमर आपके पास तभी ठहरता है जब आप उसको क्वालिटी ऑफ गुड्स देंगे, वरना आपके जो सप्लायर है, नंबर ऑफ गुड्स के लिए बहुत सारे सप्लायर आपके पास बैठे हैं, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा तो किसी और की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इसलिए बोला गया कि आपकी ऑब्जेक्टिव रहेगा कि आपको क्वालिटी ऑफ सर्विसेज और गुड्स जो होगा दोनों ही बढ़िया देनी पड़ेगी। ये नहीं कि मान लीजिए किसी बंदे ने एसी लगवाया, अगर उसकी एसी लगवाया और वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, या बेसिकली क्या होता है, जल जाता है फायर की वजह से, जो भी है, अगर आप उसको सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर रहे हो तो इसका मतलब आप ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट नहीं कर रहे, क्योंकि ये सोशल ऑब्जेक्टिव भी क्या रहने वाले हैं आपके एसोसिएटेड है बिजनेस के साथ। अगर बिजनेस करेंगे तो आपको इनकी तरफ भी देखना पड़ेगा। उसके बाद आता है फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। फेयर ट्रेड प्रैक्टिस में ये आ जाएगा कि आप चीट नहीं करेंगे किसी के साथ भी, कोई लालच में अगर आप ज़्यादा प्राइस नहीं चार्ज करेंगे, आपका जो बनता है उतना ही प्राइस चार्ज करने वाले हैं। और नेक्स्ट और एंड लास्ट आता है, कहते हैं कि आपको वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के अंदर काम करना है। देखिए, कंपनी एक्ट के अंदर जब आप आगे अगर पढ़ते हैं, कंपनी एक्ट पढ़ेंगे 2013, जो कि अब तो नया आने वाला है, कंपनी एक्ट 2013 के अंदर सेक्शन 135 आप पढ़ते हैं सीएसआर के बारे में, सीएसआर के बारे में, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। उसमें क्या बोला जाता है कि आपको जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनको 2% जो होगा, इसमें क्या होता है कि आपका जो कंपनी के अंदर 2%, किसका 2%, किसका? लास्ट 3 ईयर का जो प्रॉफिट होगा,
उसका एवरेज कर लेना, उस एवरेज का 2% आपको क्या करना है, चैरिटी में लगाना है। और चैरिटी भी कहाँ करनी है, वो प्रीडिस्क्राइब्ड है कि कहाँ करनी है, उन्होंने बताया हुआ है। तो इसलिए कहते हैं कि आपका बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, कंट्रीब्यूशन भी करना है। मान लीजिए मान लीजिए जैसे कि आपने कोई वाटर वगैरह के वो लगवा दिए पीने के लिए गर्मी के अंदर, या आपने कोई पार्क वगैरह के अंदर डोनेशन कर दिया, कोई सोसाइटी में कर दिया, इस तरीके से आपको कंट्रीब्यूशन करते रहना है। उसके बाद ह्यूमन ऑब्जेक्टिव में क्या रहेगा, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव आपको बताया था कि इम्प्लॉय से रिलेटेड रहेगा। बिल्कुल, इम्प्लॉय कैसे, कहते हैं कि इम्प्लॉय वेल बीइंग, इकोनॉमिक वेल बीइंग ऑफ द एम्प्लॉय, कि एम्प्लॉयज जो है उनको जो पैसा है, मनी है, वो आप पूरा पूरा दे। कहने का मतलब कोई कटौती मत करे, उनको पैसा पूरा देना, टाइम पे देना, वो रहेगा। और नेक्स्ट वन क्या बोलते हैं, सोशल एंड साइकोलॉजिकल सेटिस्फिकेशन ऑफ एम्प्लॉय, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। आप उनका इस्तेमाल जो है प्रॉपर तरीके से करें। और जो बैकवर्ड पीपल्स है उनको बेसिकली क्या प्रोवाइड करें, आप जॉब प्रोवाइड करें, ताकि वो क्या कर सके, अपना जो स्टैंडर्ड है वो उसको इंक्रीज किया जा सके। तो ये आपके क्या रहेंगे, ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं कि आपको इनको पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव आपके रहने वाले हैं। उसके बाद मल्टीपल ऑब्जेक्टिव और आ जाते हैं। देखिए इसको वैसे अगर बताऊं तो ये जो ऊपर वाले जो ऑब्जेक्टिव है, इकोनॉमिक, सोशल और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, ये आपके बुक में नहीं है एनसीईआरटी के अंदर। एनसीईआरटी के अंदर यहाँ से शुरुआत होती है आपके मल्टीपल ऑब्जेक्टिव के लिए। ये आपकी सिर्फ नॉलेज के लिए थे कि क्या क्या आपको देखना है और क्या क्या हो सकते हैं, आपको सिर्फ जस्ट रीड आउट करना है इसे। बिल्कुल। उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। आप ये देख सकते हैं एक बार, अगर देखना तो तब तक आप नीचे जाकर सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको इसकी ज़रूरत है, जिनके पास पैसा नहीं है स्टडी के ऊपर लगाने के लिए, या जिनको रिक्वायरमेंट है इन वीडियोस की, उन तक आप इसको पहुंचाइए। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाले हैं। अब हम बात करते हैं मल्टीपल ऑब्जेक्टिव की। अब मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे, बिजनेस के ऊपर जो पड़ा है वैसे ही चलना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले आपका आता है मार्केटिंग स्टैंडिंग। मार्केटिंग स्टैंडिंग का मतलब क्या रहेगा, मार्केटिंग स्टैंडिंग का मतलब क्या रहेगा, आपका कंपटीशन। कंपटीशन कंपटीशन का कहां पर, मार्केट के अंदर, मार्केट के अंदर कंपटीशन। बिल्कुल, यहां पर ये बोला गया कि मार्केट में क्या होगा, कंपटीशन के बारे में, कि आपका जो बिजनेस होगा, जो भी बिजनेस होगा, जो भी आप करने वाले हैं, और जो आपका प्रोडक्ट होगा, वो क्या कर सके मार्केट के अंदर, मार्केट में कंपटीशन कर सके। कंपटीशन कर सके किसके साथ, अपने आपके कंपटीटर के अगेंस्ट। मतलब इसने क्या बोला, देखिए, मार्केटिंग स्टैंडर्ड रेफर टू द पोजीशन ऑफ एंटरप्राइज इन रिलेशन टू द competitor, in relation to the competitor. A business enterprise must aim at the standing on the strong footing in the term of the offering a competitive product to its customer and serving them to their satisfaction। मतलब मार्केटिंग स्टैंडिंग का मतलब क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव ये रहने वाला है कि आपका जो प्रोडक्ट होगा वो इस तरीके से हो, आपका जो ब्रांडिंग है वो इस तरीके से हो कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कंपटीशन कर सके जो कंपटीटर मार्केट के अंदर है। बिल्कुल। उसके बाद है इनोवेटिव। देखिए इनोवेटिव हमने पढ़ा था कि बिल्कुल इनोवेटिव आपको होना पड़ेगा जी, बिना इनोवेटिव आप नहीं कर सकते, इनोवेटिव जरूरी है। बिल्कुल। देखिए इनोवेटिव का मतलब क्या है कि आपको मॉडर्न टाइम के अकॉर्डिंग, मॉडर्न टाइम के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, डिमांड को देखना पड़ेगा कि डिमांड क्या है, उसके अकॉर्डिंग क्या करनी पड़ेगी, आपको सप्लाई करनी पड़ेगी। विदाउट उसकी अगर आपने ऐसी सप्लाई कर दी जो मार्केट में डिमांड ही नहीं है, तो फिर दिक्कत में आपको ही आना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर तो वही खरीदेगा ना जो आपको जो मार्केट के अंदर अवेलेबल होगा, या जो उसको चाहिए होगा वही खरीदेगा। आप अवेलेबल कितना ही करवा लीजिए, अवेलेबल से कुछ नहीं होता, जितना उसको चाहिए, जो उसको चाहिए वही खरीदने वाला है। बिल्कुल। जैसे इसने क्या बोला, इनोवेशन इन अ प्रोडक्ट of or the services and innovation in the various skill and the activity need to be supply product and the services। बिल्कुल, इसने क्या बोला कि no business enterprise can flourish in the competitive world without, किस वजह से, इनोवेशन। इनोवेशन के बिना तो आप नहीं आ सकते। अब मार्केट के अंदर अब क्या हुआ, देखिए फॉर एग्जांपल के तौर पर आप एग्जांपल ले सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या था, 2G था, फिर क्या आया, 3G आया, 4G आया,
फिर अब आ रहा है 5G, बिल्कुल उसका ट्रायल जो चला हुआ है 5G। तो 4G आया हुआ, 3G आ गया, 4G और 5G, ये सब क्या रहेंगे, ये हमारे प्रोडक्ट थे जो कि हम अलग अलग जनरेशन के अकॉर्डिंग 5G का मतलब जनरेशन से है। तो अब क्या रहा कि हमको इनोवेशन की जरूरत क्या पड़ी कि पहले 2G चलता था तो कंपनियां क्या रही थी, 2G का किया उन्होंने सभी कंपनियों ने, फिर 3G आया, 4G आया। अब मान लीजिए जियो ने क्या किया, 4G चलाया, 4G को चलाया जियो ने। उसके बाद क्या हुआ कि सभी कंपनियों ने, जितनी भी आपकी कंपनी थी इन कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी काम करती है, उन लोगों ने क्या किया, अपनी रिसर्च टीम को उसी 4G के ऊपर लगाया कि ताकि हम प्रोडक्ट को पता कर सके, वरना जो कंपटीटर जियो होगा वो हमारा सारी जो मार्केट होगी वो ले जाएगा। अब 5G है, जो 5G के ऊपर भी इसी तरीके से काम चल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू डिमांड, जो भी डिमांड है मार्केट के अंदर वो आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो इनोवेशन जो होगा बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, ये ऑब्जेक्टिव रहेगा। विदाउट इनोवेशन तो आप नहीं जा सकते, इनोवेटिव आपको करना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी फील्ड हो। ये रही बिजनेस की बात। अब आता है प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट वन था प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या बोलता है कि आउटपुट के बारे में, वैल्यू ऑफ आउटपुट के बारे में बोलता है कि विद द वैल्यू ऑफ इनपुट से। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए आपने 1 डाला तो उसको आप 2 किस तरीके से बना पाए। कहने का मतलब है एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लीजिए आपने 1 किलोग्राम कोई रॉ मटेरियल लिया, उससे अगर आप सिर्फ 0.9 किलोग्राम 9 केजी ही आप 0.9 केजी ही बना पा रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि जो 100 जो केजी है, यानी कि 100 ग्राम है, वो वेस्ट कहाँ हो रहा है। तो कहने का प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या रहेगा आपका कि आपको जो प्रोडक्ट है वो अकॉर्डिंग टू अपनी एफिशिएंसी के, अपने मशीनरी वर्क के या रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग कंप्लीट करना, करते हुए मिनिमम वेस्टेज आपको क्या करना है, मिनिमम वेस्टेज के साथ अपने प्रोडक्ट को बनाना है। तो प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या रहेगा, जो आप इनपुट डालेंगे और जो आउटपुट निकलेगा वो मैक्सिमाइजेशन आपका होना चाहिए, मैक्सिमम आप कर सके ताकि वेस्टेज कम से कम हो और जो रिसोर्स जो है आपके पास अवेलेबल उसके अकॉर्डिंग काम कर सके। जैसे इसने क्या बोला, देखिए इसने बोला ग्रेटर प्रोडक्टिविटी थ्रू द बेस्ट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। आपके पास जितने अवेलेबल है उनके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। आगे बोलता है फिजिकल एंड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज। जैसे फिजिकल फाइनेंशियल रिसोर्सेज में आपको ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि बिजनेस को क्या चाहिए, आपके जो प्लांट होंगे, बिल्कुल प्लांट चाहिए, बिल्कुल मशीनरी चाहिए, ऑफिस चाहिए, एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए, जैसे फंड जो होगा वो सब क्या होगा, आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा कि वो सप्लाई ऑफ गुड्स, जैसे मान लीजिए बोला कि able to produce and the supply of goods and the services to its customer. The business enterprise must aim at acquiring these resources accordingly to their requirement and use of the efficiency. बिल्कुल आपको जो रिसोर्सेज है, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर आपको कोई बिजनेस चलाना था, उसके अंदर अगर रॉ मटेरियल चाहिए, उसके रॉ मटेरियल के लिए आपको क्या चाहिएगा, फाइनेंस भी चाहिएगा, आपको प्लांट भी चाहिएगी और मशीनरी भी चाहिएगा। तो कहने का मतलब है कि आपको ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि आप सही टाइम पर सही तरीकों से रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए अपना प्रोडक्ट को बनाने वाले हैं। तो फिजिकल और ये जो आपका सी और डी पॉइंट रहेगा ये सेम सा ही देखने को लगता है कि फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज और इसमें प्रोडक्टिविटी, दोनों का मतलब यही है कि आपको अपने एक्टिविटीज का या रिसोर्सेज का क्या करना है, एफिशिएंटली इस्तेमाल करना है। अगला ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, अर्निंग ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाना रहेगा। बिल्कुल ये हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि बिजनेस का प्रॉफिट, बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव रहेगा प्रॉफिट तो रहेगा, विदाउट इसके तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। बिल्कुल इसने बोला कि वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस इज टू अर्न ए प्रॉफिट ऑन ए कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है जो पैसा आपने लगाया है, यूज किया है इन बिजनेस के अंदर, यूज इन बिजनेस, यूज इन बिजनेस। इसके अंदर आपकी खुद की कैपिटल आ जाएगी, खुद की कैपिटल आ जाएगी, और जो आपने लोन वगैरह ले रखा होगा वो भी आ जाएगा, लोन आ जाएगा लॉन्ग टर्म, बिल्कुल लॉन्ग टर्म वाला वो आ जाएगा। एवरी बिजनेस जो होगा मस्ट अर्न अ रीजनेबल प्रॉफिट विच इज सो इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल एंड द ग्रोथ। बिल्कुल ग्रोथ के लिए जो रिक्वायरमेंट है आपको करना ही पड़ेगा। आगे बोलता है मैनेजमेंट परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट के बारे में कि बिजनेस को क्या करना चाहिए। देखिए बिजनेस को जो होगा उसके अंदर क्या होगा, बहुत सारी एक्टिविटी होती है, बहुत सारी एक्टिविटी होती है वेरियस टाइप की। उसको चलाने के लिए क्या चाहिए, एक मैनेजर चाहिएगा जो क्या करेगा, मैनेज करेगा उसे। अब बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी बनती है ऑब्जेक्टिव की उस मैनेजर को क्या करना, अप टू डेट रहे, अप टू डेट रहे कि वो जान सके कि क्या मार्केट में चल रहा है, क्या ट्रेंड है, क्या ऑब्जेक्टिव है। तो वही बोला गया कि बिजनेस एंटरप्राइज नीड मैनेजर टू कंडक्ट एंड
कोऑर्डिनेट द बिजनेस एक्टिविटीज, वेरियस प्रोग्राम फॉर द मोटिवेटिंग द मैनेजर। बहुत सारी एक्टिविटीज आपको करनी चाहिए अब मैनेजर के लिए ताकि वो मोटिवेट हो सके, या ऐसे प्रोग्राम करने चाहिए, ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि उसकी जो परफॉर्मेंस है बढ़ सके। उसी तरीके से नेक्स्ट क्या वर्कर के लिए आ जाएगा कि जो एंटरप्राइज होगी वो क्या करेगा, वर्कर की प्रोडक्टिविटी किस तरीके से इंक्रीज हो। देखिए कोई भी अगर वर्कर है, हम उसकी प्रोडक्टिविटी कैसे देखते हैं कि उसने कितना आइटम प्रोड्यूस किया, आइटम प्रोड्यूस किया। अब कैसे नापेंगे उसको, आप आर के अंदर तो नाप नहीं सकते, आप यही देखेंगे मान लीजिए एक महीने में उसने 1000 यूनिट बनाई है और मान लीजिए सेकंड मंथ के अंदर उसने सिर्फ 980 बनाई है, तो इसका मतलब क्या, 20 यूनिट का यहाँ पे गैप आया, यानी कि परफॉर्मेंस डाउन हुई है बिल्कुल। तो हमको उनको क्या करना है, एनकरेज करना है, उनको टाइमली बताना है, मोटिवेट करना है इंसेंटिव के थ्रू, जिसकी वजह से क्या करे वो हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो अच्छी तरीके से कर सके। बिल्कुल। उसके बाद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी आ जाएगी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने पढ़ा था अभी कि किस तरीके से आप निभा सकते हैं। बिल्कुल जी, तो ये हमारी क्या रहेगी, दीज आर ऑल क्या रहेगी हमारी ऑब्जेक्टिव। इसने बोला कि दीज, ये बोलते हैं दीज अ बिजनेस एंटरप्राइज मस्ट हैव ए मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स टू सेटिस्फाई द डिफरेंट इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स। बिल्कुल। एंड दिस इज एसेंशियल फॉर इट्स ओन सर्वाइवल एंड द प्रोस्पेरिटीज। बिल्कुल, आपके खुद के लिए मतलब बिजनेस के लिए भी क्या रहेगा, रिक्वायरमेंट रहने वाला है। तो अब देखिएगा किस तरीके से हमने क्या क्या पढ़ा भी। उसके बाद नेक्स्ट हम बिजनेस रिस्क के बारे में पढ़ेंगे। देखिए एक बार जस्ट आप देख सकते हैं, ओवरव्यू से ले लीजिए क्या 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 हमने अब तक पढ़ा है। बिजनेस ऑब्जेक्टिव के बारे में हमने पढ़ा है। आइए अब हम आगे चलते हैं। अब मल्टीपल ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया हमने कि कंपटीशन को क्रिएट करना और कंपटीशन के लिए प्रोडक्ट को तैयार करना आपकी ऑब्जेक्टिव रहेगा। इनोवेशन करना ऑब्जेक्टिव रहेगा। प्रोडक्टिविटी, अर्निंग प्रॉफिट हो गया। मैनेजर और वर्कर की परफॉर्मेंस को डेवलप करने के लिए, उनका एटीट्यूड को डेवलप करने के लिए आपको ट्रेनिंग वगैरह प्रोग्राम देना पड़ेगा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आ जाएगा। बिल्कुल। अब आता है बिजनेस रिस्क के बारे में। देखिए हम पढ़ रहे थे कि बिजनेस के अंदर क्या है, जब हमने फीचर पढ़े थे तो हमने पढ़ा था कि बिजनेस के अंदर क्या है, रिस्क रहता है, अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क रहता है। तो अब रिस्क कैसे पड़ेगा, किस तरीके से रहेगा, उन चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए लास्ट टॉपिक हमारा रहने वाला है ये, कहते हैं कि बिजनेस रिस्क के बारे में। बिजनेस रिस्क का मतलब क्या रहेगा, देखिए रिस्क का मतलब क्या है कि जहां पर आपके बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है, जो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव क्या है, हमने बार बार पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, प्रॉफिट का। वैसे दूसरे ऑब्जेक्टिव भी रहते हैं लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव तो हमारा प्रॉफिट ही है ना। जो प्रॉफिट का ऑब्जेक्टिव है, इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने में क्या आने वाली है, आपको हर्डल्स आने वाली है, बाधाएं आने वाली है। उसके लिए क्या रहेगा, वो क्या लेके आएगी, रिस्क लेके आएगी। रिस्क जो होगा वो हर्डल्स लेके आएगा कि आपका जो प्रॉफिट है उसको आप अचीव करने में, जो आपका गोल है उसको अचीव करने में आप थोड़ा सा चूक जाएंगे, या कहने का मतलब वो आपको पीछे खींचेगा। तो रिस्क का मतलब क्या रहेगा, रिस्क मतलब क्या है, देखिए इसने बोला कि बिजनेस रिस्क रेफर टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडवोकेट प्रॉफिट और इवन लॉस ड्यू टू अनसर्टेनिटी और अनएक्सपेक्टेड इवेंट। देखिए अनसर्टेनिटी और अनएक्सपेक्टेड इवेंट दोनों के अंदर फर्क रहेगा। अनसर्टेनिटी का मतलब है कि आपको पता ही नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं, और अनएक्सपेक्टेड इवेंट का मतलब है वो ऐसे इवेंट जो आपको पता नहीं था, ऐसे इवेंट जो हो चुके हैं। जैसे मान लीजिए फायर हो गया, आपको नहीं पता था बिल्कुल, या आप नहीं पता लगा सकते थे कि कुछ हो गया। अनसर्टेनिटी मान लीजिए आपको नहीं पता था कि टैक्स रेट चेंज होने वाली है, इस तरीके से वो क्या रहेगी, अनसर्टेनिटी आपका आ जाएगा। तो आपको क्या होगा, इनएडवोकेट प्रॉफिट होगा। यानी कि मान लीजिए आप चाहते थे कि 100 रुपये आपको कमाने हैं लेकिन आपने 80 रुपये कमाया, तो ये क्या है, इनएडवोकेट है, जितना चाहिए था उतना नहीं मिला, या आपको माइनस में चला गया आपका, तो ये क्या रहेगा, इनएडवोकेट, ये लॉस आ जाएगा बेसिकली। उसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल से समझिए क्या बोलता है। अगर मान लीजिए इसने क्या बोला, देखिए इसने बोला कि डिमांड फॉर ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट मे बी डिक्लाइन, गिर सकता है ड्यू टू चेंज इन द टेस्ट एंड द प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर और ड्यू टू द इंक्रीज द कंपटीशन फ्रॉम अदर प्रोडक्ट। बिल्कुल। अब अगर मान लीजिए, अब क्या हुआ, अब फॉर एग्जांपल के तौर पे आप जियो का एग्जांपल ले सकते हैं। बिल्कुल। देखिए जैसे ही रिलायंस जियो अपना क्या, रिलायंस जो है वो जियो का प्रोडक्ट लेकर आया, उस समय क्या था, उन्होंने क्या दिया, उसको फ्री दिया। बिल्कुल। अब क्या हुआ, फ्री में क्या हुआ, इन्होंने 1 GB पर डे के हिसाब से क्या दे दिया, नेट दे दिया। अब लोग क्या करने लगे, उनका टेस्ट चेंज हुआ, उनका प्रेफरेंस चेंज हुआ, तो उन्होंने जियो पे जाके शिफ्ट कर दिया। तो ये और जो दूसरी कंपनी थी, जैसे आइडिया हो गया या एयरटेल हो गया, ये तरह तरह की जो कंपनियां थी, तो रिलायंस ने क्या कर दिया, उनको
रिस्क उनके लिए रिस्क लेकर आ गया, क्योंकि क्या हुआ कि डिमांड जो थी प्रोडक्ट की, अब वो टेस्ट की वजह से और प्रेफरेंस की वजह से कंज्यूमर चेंज हो गई थी, इंक्रीज इन द कंपटीशन की इंक्रीज होने की वजह से उसने सारी की सारी मार्केट को ही हिला दिया था। फ्री दिया, और क्या हुआ कि जिससे जो टेस्ट था और जो प्रेफरेंस थी कस्टमर की वो चेंज हो गई। या फिर ये हो सकता है कि आपका एक रिस्क आ सकता है, मान लीजिए आपका जो कोई प्रोडक्ट था उसकी शॉर्टेज हो गई है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट है उसकी शॉर्टेज हो गई, अब रॉ मटेरियल आपको चाहिए क्योंकि मार्केट में डिमांड है। अब अगर मान लीजिए क्या होगा, मार्केट में अगर डिमांड है और उसकी रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि जो सप्लायर होगा वो मटेरियल के प्रोडक्ट ज़्यादा कर देगा, उसकी वजह से हमको ज़्यादा पे करने पड़ेंगे, और ज़्यादा पे करने की वजह से क्या होगा कि हमारी कॉस्ट बढ़ने वाली है और उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमारी सेल पर आने वाला है और हमारे प्रॉफिट पे आने वाला है। जैसे इसने क्या बोला, देखिए इसको समझते हैं, पढ़ते हैं। इसने बोला कि द शॉर्टेज ऑफ द रॉ मटेरियल, बिल्कुल, इन द मार्केट में क्या है, शॉर्टेज है, मे शूट अप इट्स प्राइस क्या होगे, बढ़ा देंगे, बिल्कुल। द फर्म्स यूजिंग दीज रॉ मटेरियल्स विल हैव टू पे मोर फॉर द बाइंग देम, बिल्कुल फर्म को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा पे करना पड़ेगा। जहां पर वो पहले मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के तौर पर 1 किलोग्राम के 10 रुपीज दे रहा था, अब वो 1 किलोग्राम की वो 15 रुपए देगा, क्योंकि उसको पता है कि सप्लायर को पता है कि मार्केट में डिमांड है, उसको लेना ही पड़ेगा, बिल्कुल, और उसको लेना पड़ेगा, उसकी वजह से क्या होगा, प्राइस ज्यादा पे करना पड़ेगा। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप क्या रहने वाला है, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन में इंक्रीज बढ़ जाएगी, अब सेल उतने की ही होनी है, विच इज टर्न में रिड्यूस द प्रॉफिट, जो प्रॉफिट को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो ये भी क्या एक रिस्क है, ये भी रिस्क है बिल्कुल हमारे प्रॉफिट को कम करने का। हमको नहीं पता, ये अनसर्टेन इवेंट की वजह से होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे कोविड का केस चल रहा है, जब कोविड आ गया तो उसकी वजह से क्या होगा, जो मटेरियल था, मेडिसिन वगैरह थी, उसका जो मटेरियल होगा वो हमारे पास कम पड़ने वाला है, उससे क्या होगा, प्राइस बढ़ने वाली है, चीज़ों के प्राइस वैसे ही बढ़ जाते हैं ऐसे अगर कोई आती है हमारे पास पेंडिंग वगैरह। अब आते बिजनेस के बारे में पढ़ते हैं। अब कहते हैं बिजनेस एंटरप्राइज कॉन्स्टेंटली फेस्ड टू टाइप ऑफ रिस्क, दो तरीके के रिस्क होंगे, फेज टू टाइप ऑफ रिस्क, दो तरीके के रिस्क आपको देखने को मिलते हैं। नंबर 1 स्पेकुलेटिव और नंबर 2 प्योर। अब स्पेकुलेटिव और प्योर रिस्क का मतलब क्या रहेगा, प्योर रिस्क का मतलब समझिए, देखिए प्योर रिस्क का मतलब है यहां पर आपको क्या होगा, लॉस होगा या फिर लॉस नहीं होगा। दो दो सिचुएशन है कि लॉस होगा या नहीं होगा, बस। कोई यहां पर इस सिचुएशन के अंदर आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला, प्रॉफिट तो नहीं होगा जी, आप इस चीज को तो भूल जाओ। तो इसने यही बोला कि प्योर रिस्क इन्वॉल्व ओनली द पॉसिबिलिटी ऑफ द लॉस और नो लॉस, या तो लॉस होगा या नहीं होगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर फायर, मान लीजिए चांस ऑफ फायर हो गया, थेफ्ट हो गया, स्ट्राइक हो गया, इनकी वजह से तो आपको लॉस होगा या नहीं होगा। अगर मान लीजिए फायर की वजह से लॉस हुआ और आपको क्लेम मिल जाता तो नो लॉस मान के चलेंगे, नहीं हुआ तो प्रॉफिट तो नहीं हुआ ना अल्टीमेटली। तो कहने का मतलब है प्योर के अंदर या तो लॉस होगा या नहीं होगा, और स्पेकुलेटिव में क्या होगा, या तो आपको लॉस हो सकता है या आपको प्रॉफिट हो सकता है। अब वो कैसे होगा, देखिए इसने क्या बोला, स्पेकुलेटिव रिस्क इन्वॉल्व बोथ पॉसिबिलिटी ऑफ गेन भी हो सकता है, एज वेल एज द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, आपको दोनों को देखने को मिल जाएगा कि दोनों आपके यहाँ पर हो सकते हैं, गेन भी और लॉस भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए, अब जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे अब एक मटेरियल था, एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए एक मटेरियल था, मटेरियल ए, उसका जो आपने परचेज किया हुआ था वो था मान लीजिए 10 रुपीज का था। अब क्या हुआ कि ये जो प्राइस है, ये मटेरियल है, अब ये चेंज होता रहता है, डेली चेंज वैसे भी चेंज होता रहता है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा कोई इवेंट हुआ जिसकी वजह से इस जो मटेरियल ए है उसकी डिमांड बढ़ गई, तो अब मान लीजिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने बोला कि ये जो प्राइस है मिनिमम कितने में मिलेगा, ये आपको 20 रुपीज का प्राइस आ गया, मान लीजिए कि 20 रुपए चल रहा है। तो अगर मान लीजिए आपके पास इसका स्टॉक पड़ा है, तो अब क्या होगा कि आपको 10 रुपीज का यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है, बिल्कुल बेनिफिट हो गया। तो दैट इज अ क्या, स्पेकुलेटिव रिस्क है, जहां पर आपको प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। हाँ, इसके दूसरे अपोजिट ऑन द सिक्के के दूसरे पहलू की अगर तरफ बढ़े, तो अगर मान लीजिए गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं ये तो 8 रुपए से ज्यादा बिकेगा ही नहीं, यहाँ पर 2 रुपए का लॉस भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है ये आपका प्रॉफिट भी और लॉस दोनों ही हो सकता है। इसने क्या बोला कि स्पेकुलेटिव रिस्क दी अराइज ड्यू टू चेंज इन द मार्केट कंडीशन, मार्केट कंडीशन चेंज हो गया, ज्यादा डिमांड अगर बढ़ गई है, प्राइस बढ़ भी सकते हैं, इंक्लूडिंग फ्लक्चुएशन इन द डिमांड एंड सप्लाई एंड चेंज इन द प्राइस और द चेंजेस इन द फैशन एंड द टेस्ट ऑफ द कस्टमर आपका आ जाएगा। तो रिस्क दो तरीके के, स्पेकुलेटिव और प्योर रिस्क आपके आ जाएंगे।
उसके बाद आता है नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क के बारे में। देखिए नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क क्या रहेगा, देखिए नेचर कैसा किस तरीके से होता है। देखिए सबसे पहले अगर आप खुद देखेंगे तो अनसर्टेनिटी की वजह से हो गया। आपको के बिजनेस के बारे में, मान लीजिए आपने कोई बिजनेस चलाना है, उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है। आपके सामने दो रास्ते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। अब आपको नहीं पता कि कौन सा बढ़िया रहेगा, कहाँ जाना है, अनसर्टेन है, तो आपको क्या रहेगा, वहाँ पे रिस्क रहेगा। जहाँ पे हम कह सकते हैं अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है, लेक ऑफ द नॉलेज है, कि आपको नॉलेज कम है उस चीज़ के बारे में, नहीं पता उस चीज़ के बारे में कि क्या आपको करना है। आपको नहीं पता, डिमांड एंड द सप्लाई के बारे में नहीं पढ़ा आपने, या नहीं पता उस चीज़ के बारे में, गवर्नमेंट पॉलिसी के बारे में नहीं पता, इन फ्यूचर कुछ चेंज हो गया तो दैट इज क्रिएट करेगी आपके लिए रिस्क पैदा कर देगी, जो कि अनसर्टेनिटी का कारण बनने वाली है। तो बिजनेस रिस्क अराइज होता है ड्यू टू अनसर्टेनिटी। जैसे एग्जांपल इसने दिया कि एग्जांपल ऑफ द अनसर्टेनिटी कहते हैं कि विच क्रिएट, इसने बोला कि जैसे इसने एग्जांपल ऊपर दिया, गवर्नमेंट पॉलिसी हो गया, प्राइस हो गया, improvement in the technology हो गया सेक्टर, आर द सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ द अनसर्टेनिटी विच क्रिएट ए रिस्क फॉर द बिजनेस बिकॉज द आउटकम्स ऑफ दिस फर्दर इवेंट्स, जो फ्यूचर इवेंट्स होंगे आर नॉट नोन, आपको नहीं पता था, उसकी वजह से क्या होगा, इवेंट आपको लॉस हो गया है। देखिए अब आपको नहीं पता कि 2022 के अंदर या 23 के अंदर गवर्नमेंट क्या पॉलिसी लेकर आएगी, तो कहने का मतलब वो अनसर्टेन है, उसको लेकर हम प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या रहता है, अनसर्टेनिटी जितनी भी रहती है, और बिजनेस जो होता है वो अनसर्टेनिटी के ऊपर ही चलता है। जितनी अनसर्टेनिटी रहेगी उतना रिस्क आपको देखने को मिलेगा। तो मैं इसलिए बोल सकता हूं कि रिस्क जो होगा वो एवरी पार्ट, एसेंशियल पार्ट ऑफ द एवरी बिजनेस, हर बिजनेस में रहेगा, कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो रिस्क तो रहेगा रहेगा, बिल्कुल विदाउट रिस्क आप बिजनेस कर ही सकते। कहते हैं कि एवरी बिजनेस हैज सम रिस्क, सो बिजनेस कैन अवॉइड रिस्क आल्दो, इसने बोला कि नो बिजनेस कैन अवॉइड रिस्क, कोई भी नहीं अवॉइड कर सकता, आल्दो द अमाउंट ऑफ द रिस्क मे वेरी फ्रॉम द बिजनेस टू बिजनेस। अगर आपका मान लीजिए स्मॉल टाइप का बिजनेस है, छोटा बिजनेस है, तो वहाँ पे स्मॉल रहेगा रिस्क। अगर आपका लार्ज है तो वहाँ पर लार्ज आपको देखने को मिलेगा, जितनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है उतना ही रिस्क रहेगा, मैक्सिमम कितना रहेगा, जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट है, बिल्कुल। आगे बोलते हैं डिग्री ऑफ द रिस्क डिपेंड मेनली अपॉन द नेचर एंड द साइज ऑफ द बिजनेस। बार बार वही चीजें घूम कर आ रही है, नेचर एंड साइज, नेचर एंड साइज। अगर आपका बिजनेस बहुत बड़ा है, मान लीजिए आपका गोल्ड का बिजनेस है, गोल्ड का बिजनेस है, तो यहाँ पर रिस्क जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, हाई होगा, बिल्कुल। प्राइस आए दिन गिरते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। अगर मान लीजिए आपका कोई और रिटेल का बिजनेस है, या कोई भी मान लीजिए छोटी मोटी शॉप का बिजनेस है, तो वहाँ पर रिस्क जो होगा वो कम होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कम लगी होगी, बिल्कुल। इसने क्या बोला, देखिए इसको हम पढ़ते हैं। इसने बोला nature of business, that is a type of the goods and the services produced and sold, and the size of the business, that is volume of the production, the sale, कितनी अमाउंट में आप कर रहे हैं, are the main factor which determine the amount of the risk in the business. For example, a business dealing in the fashion item, अगर फैशनेबल आइटम में कर रहा है तो डिग्री ऑफ रिस्क क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, बिल्कुल। अगर मान लीजिए सिमिलरली ए लार्ज स्केल बिजनेस जनरली हैज़ ए हायर रिस्क देन द विच वट ए स्मॉल स्केल हैज़, जितना स्मॉल स्केल के पास होता है उससे ज़्यादा जो है लार्ज स्केल के पास आपको देखने को मिलता है। फैशन वाले आइटम तो वैसे भी डेली चेंज होती रहती है बड़ी फास्टली, तो वहाँ पर रिस्क तो आपको वैसे ही ज़्यादा मिलने वाला है जी, बिल्कुल। अगर फैशन के केस में क्या होता है, जो क्लॉथ आपके आते हैं वो क्या करते हैं कि आपके हर दिन या हर महीने में क्या होते रहते हैं, चेंज होता रहता है फैशन, तो जो पुराना माल जो होता है वो बेसिकली क्या रहता है, ऑब्सोलेट होना शुरू हो जाता है, तो वहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि आप उस बिजनेस के अंदर पैसा कभी नहीं लगाना चाहेंगे जहां पर आपको लगता है कि हाँ बिजनेस का जो कस्टमर है वो चेंज हो जाता है बड़ी जल्दी, तो वहां पर आप पैसा नहीं लगाने वाले, बिल्कुल। उसके बाद नेक्स्ट वन आता है हमारे पास, वो कहता है कि प्रॉफिट इज अ रिवार्ड फॉर अ रिस्क टेकिंग, बिल्कुल जी। प्रॉफिट, जितना आप रिस्क लेंगे, रिस्क मान लीजिए आपने 100 रुपए का लिया, तो आपको प्रॉफिट भी उसी रेशियो में आपको मिलने वाला है। अगर आपने रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं है, यानी कि 50 का लिया, तो रिस्क भी मान लीजिए उसका 50% ही मिलने वाला है। जितना रिस्क लेंगे उतना ही आपको प्रॉफिट होने वाला है। मान लीजिए अगर जितनी इन्वेस्टमेंट आपने लगाई होगी उतना रिस्क होगा, बिल्कुल उतना ही प्रॉफिट होगा। इसने बोला कि नो रिस्क नो गेन, रिस्क नहीं है तो गेन नहीं है। आपने वो देखी होगी मूवी हर्षद मेहता वाली, रिस्क है तो इश्क है, उसका डायलॉग था ना, रिस्क है तो इश्क है। जो क्योंकि वो रिस्क उठाता था तो उसने गेन किया। नो रिस्क नो गेन इज एन एज ओल्ड प्रिंसिपल, पुराना प्रिंसिपल होता था, विच अप्लाई टू ऑल द टाइप ऑफ द बिजनेस। ग्रेटर द रिस्क इन्वॉल्व इन अ बिजनेस इज हाइयर इन द
चांस ऑफ प्रॉफिट, बिल्कुल जितना पैसा आप लगाएंगे उतना ही आपको देखने को प्रॉफिट के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है। प्रॉफिट क्या रहेगा? प्रॉफिट इज द रिवार्ड ऑफ द रिस्क टेकिंग, जितना रिस्क लेंगे उतना आपको मिलने वाला है। तो ये आपके क्या रहेंगे रिस्क के बारे में, कि नेचर ऑफ द रिस्क क्या रहेगा? अनसर्टेन रहता है, एवरी बिजनेस में रहेगा, कहीं पे भी आप उसको अवॉइड ही नहीं कर सकते बिल्कुल भी। आप हाँ उसकी आप प्लानिंग कर सकते हैं आप, लेकिन उसको अवॉइड नहीं कर सकते। डिग्री ऑफ जो डिपेंड करेगा नेचर एंड द साइज ऑफ द बिजनेस के ऊपर, बिल्कुल। प्रॉफिट जो होगा इज द रिवार्ड फॉर द रिस्क टेकिंग जो रहने वाला है। उसके बाद आता है कोजेज के बारे में, बिल्कुल। कोजेज के अंदर क्या रहेगा? देखिए कोजेज के अंदर क्या रहेगा? कोजेज ऑफ द बिजनेस रिस्क, क्या क्या कारण हो सकते हैं? कारण क्या होंगे? देखिए सिंपल सी बात है यार, आपको समझना है इस चीज के बारे में कि किन किन वजह से हो सकता है। आप खुद ही बताएंगे। देखिए नेचुरल कॉज, नेचुरल कॉज का मतलब है कि आपके हाथ में नहीं है, बिजनेस के हाथ में नहीं है, बिल्कुल नहीं है जी। जो होगा वो होगा ही। जैसे मान लीजिए इसके अंदर क्या आ गया? फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई, उसको आप नहीं कर सकते कुछ भी। अर्थक्वेक आ गया, या लाइटिंग हो गया, हैवी रेन हो गया, फेमिंग एक्सेट्रा, द प्रॉपर्टी एंड द इनकम इन द बिजनेस, बिल्कुल जी। इसने क्या बोला कि अगर नेचुरल क्लाइमेटी की वजह से, नेचुरल कोजेज की वजह से अगर हो गया, मान लीजिए आपका फ्लड आ गया, उसके अंदर क्या हुआ? आपकी सारी जो प्रॉपर्टी थी, बिल्डिंग वगैरह बह गई, बिल्कुल बह गई। अब क्या हुआ? वो रिस्क है, बिल्कुल है जी, रिस्क है, क्योंकि आप अपना ऑब्जेक्टिव नहीं कंप्लीट कर सकते, लेकिन उसको आप अनअवॉइडेबल है, अवॉइड भी नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ रिस्क तो ऐसे होते हैं जो अनअवॉइडेबल है, जो नेचुरल कॉज की वजह से आपके होते हैं। कुछ रिस्क आपके खुद की वजह से, ह्यूमन कॉजेज की वजह से आ गया। जैसे ह्यूमन कॉजेज इंक्लूड अनएक्सपेक्टेड इवेंट लाइक डिसऑनेस्टी। मान लीजिए आपने किसी मैनेजर को बिठाया था, लेकिन वो क्या कर गया? अब आपके कैशियर, जो कैशियर था, मान लीजिए जो मैनेजर था, जो एज ए कैशियर जो कर रहा था काम, वो क्या, उसने क्या किया? अपने आपके जो आपके गुल्लक में से क्या किया? गले में से पैसे निकाल के भाग गया, बिल्कुल। आपके जो काउंटर पे से, कैश काउंटर में से पैसे निकाल के भाग गया। अब ये क्या है? ये ह्यूमन कोज है कि ये ना तो कोई नेचुरल है ना ही कोई इकोनॉमिकल है। ये तो क्या हुआ बेसिकली? आपके इंप्लॉइज की वजह से, नेग्लिजेंस की वजह से, आपके नेग्लिजेंस की वजह से होता है, बिल्कुल। केयरलेस हो गया। और नेग्लिजेंस ऑफ द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय ने मान लीजिए कोई काम करना था मशीनरी के अंदर, मान लीजिए कोई आइटम 10 किलोग्राम डालनी है, लेकिन वो 8 किलोग्राम डाल रहा है, या वो बिना अंदाजे से ही डाल रहा है, तो उससे क्या होगा कि आपका जो क्वांटिटी का लॉस होगा वो आपका देखने को मिलेगा, बिल्कुल। जो आपकी परफेक्ट क्वांटिटी बननी चाहिए वो नहीं बनेगी। तो नेग्लिजेंस ऑफ द एम्प्लॉय हो गया, या सही तरीके से काम नहीं कर रहा, पैसे जब कट कर रहा था, मान लीजिए उसको 200 रुपये देने थे, उसने 2000 का नोट पकड़ा दिया, तो ये गलत है। स्टॉपेज ऑफ द वर्क टू द पावर फेलियर, मान लीजिए ये ह्यूमन कॉज है कि अगर मान लीजिए आप चला रहे थे मशीनरी, पावर ही चली गई, तो उसमें क्या करें? स्ट्राइक इज एग्जांपल ह्यूमन रिसोर्स का, ठीक है, बिल्कुल जी। मैनेजमेंट इनएफिशिएंसी सेक्टर आपका आ जाएगा। उसके बाद इकोनॉमिकल कॉज, इकोनॉमिक में मान लीजिए इन्फ्लेशन आ गया, टेक्नोलॉजिकल चेंज। सबसे पहले इसके अंदर याद रखना क्या है, इसको हाईलाइट करते इसको। नंबर 1 इसमें क्या रहेगा? अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटीज रिलेटिंग टू द डिमांड ऑफ द गुड्स की वजह से हो गया अनसर्टेनिटी। अच्छा, कंपटीशन की वजह से, प्राइस की वजह से, कलेक्शन ऑफ द ड्यू फ्रॉम द कस्टमर, अगर मान लीजिए किसी कस्टमर से पैसा मिलना था बट नहीं मिला, दैट इज इकोनॉमिकल कॉज हो गया आपको पैसे से रिलेटेड। या फिर चेंज इन द टेक्नोलॉजी हो गया, आपके पास टेक्नोलॉजी वो नहीं है जो होनी चाहिए। मेथड्स ऑफ द प्रोडक्शन, मेथड ऑफ द प्रोडक्शन की वजह से हो सकता है। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द इकोनॉमिकल कॉज आपके आ जाएंगे, जो कि इकोनॉमिकल कॉज आपके रहने वाले हैं। अनसर्टेनिटी जो इकोनॉमिकल की वजह से रहेगी, इकोनॉमिक्स की वजह से, आपकी पैसों की वजह से, बिल्कुल। फिर अदर कोज आ जाएंगे। अदर कोज आपके जितने दूसरे बचे हुए कोज होंगे, चाहे वो फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट हो गया, बिल्कुल जी। अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल के तौर पर इसका एग्जांपल देखिए। मान लीजिए मिस्टर राम है, उसने क्या किया? एक मशीनरी परचेज करी, कहाँ से? यूएसए से मशीनरी परचेज करी। कितने में? मान लीजिए उसने $1,00,000 में परचेज करी, और अब डॉलर चल रहा है, $1 इक्वल टू मान लीजिए 10 रुपीज चल रहा है एग्जाम्पल के तौर पे। तो यानी कि उसको पेमेंट कितनी करनी है? $1,00,000 इंटू में 10 रुपीज, कितना हो गया? दैट इज ₹10,00,000, बिल्कुल। अब क्या हुआ? 3 मंथ के बाद जब पेमेंट की बारी आई, उस दिन डॉलर कितना था? $1 इक्वल टू में मान लीजिए 15 रुपीज। तो यानी कि आपको पेमेंट कितना करना है अब? $1,00,000
इंटू में 15 रुपीज, यानी कि 15 लाख हो गया। तो आपको कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ गया, यहाँ पर 5 लाख रुपीज जो होगा वो एक्स्ट्रा पे करना पड़ गया। तो दैट इज ए क्या है, फ्लक्चुएशन, जो आपका एक्सचेंज रेट है उसकी फ्लक्चुएशन की वजह से रहेगा, जो कि अदर कोज के अंदर आपका आ जाएगा जी। बिल्कुल जी, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हो गया, कोई भी मान लीजिए पॉलिटिकल सरकार ने आगे क्या किया, उसके अंदर कुछ चेंजेस कर दिया, तो उसकी वजह से हो सकता है। बिल्कुल जी, तो ये आपके अदर कोजेस के अंदर आपका आ जाएगा। तो यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। एक सिर्फ एक ये रह गया आपका टॉपिक, जो मैंने अभी आपको होमवर्क में दे रखा था, आज भी मैं होमवर्क में दे रहा हूँ इसको, कि आपको सिर्फ ये जस्ट रीड आउट करना। आपकी बुक के अंदर एनसीईआरटी के अंदर आपको दे रखा है कि अगर आप बिजनेस चलाना चाहते हो तो आपको क्या क्या एक्टिविटीज आपको करनी पड़ेगी। थोड़ा सा आप खुद समझिएगा, वरना मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या करूंगा, इसे कंप्लीट करवा दूंगा। और ये चैप्टर हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। हमने सब कुछ इसमें से कर लिया है जो जो हमने इसके अंदर करना था। इसका बैंकिंग के बारे में हमने, ट्रेड के बारे में पढ़ लिया,